दो तीन लोगों ने शायद गोल्ड सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के फेवर में वोट दिया है ना। कौन कह रहा है कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड ज्यादा बेटर है, कौन लोग कह रहे हैं कि एफडी ज्यादा बेटर है? सर सॉवरेन FD गोल्ड सर। बॉन्ड ज़्यादा बेटर है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड सर अगर ईयर और ईयर 3.75 तक अप्रिशिएट करता है तो गोल्ड बॉन्ड बेटर है, हाँ एफडी के बराबर आ जाएगा, वरना तो पर ईयर सर उसमें इंटरेस्ट भी मिलता है और गोल्ड का प्राइस जितना बढ़ेगा उसके हिसाब से लॉन्ग टर्म में पैसा भी मिलेगा। कोई ये भी कह रहा है कि एफडी ज्यादा बेटर है, यस सर। बताइए क्यों? सर आप ने हम लोग गोल्ड देख हैं जिस हिसाब से रेट बढ़ा है, लेकिन आगे चल करके मैं देख रहा हूँ सर कि तो उतनी अच्छी गोल्ड की मांगे नहीं, आगे चल करके लोग गोल्ड नहीं खरीदने वाले हैं, तो सर उसका जो एक जगह पे गिरने लगेगा वहाँ पास, इसलिए। वांट टू से दैट कि फ्यूचर प्रोस्पेक्ट गोल्ड का अच्छा नहीं है। यस सर। तो गोल्ड का आने वाला फ्यूचर जो है डिस्काउंट पे चल रहा होगा फिर फ्यूचर मार्केट में। सर अभी वे डिस्काउंट में चलेगा, अभी तो सर इतना वे है ना कि अभी वे 10-20-25 साल के थोड़ी ना फ्यूचर्स वे होंगे थे। आपको कब लग रहा है कि आगे चल के रेट घटेगा, कितने साल बाद रेट घटेगा? मेरे हिसाब से हम लोगों की जनरेशन के बाद तो सर 100% घटने लगेगा सर। आज हमसे कोई कह दे कि गोल्ड खरीदने के लिए, तो गोल्ड में मैं इन्वेस्ट करने के लिए बिल्कुल भी नहीं होता हूँ। क्यों? सर मेनली गोल्ड में ये है कि आप का पैसा सर एक जगह रख दिया, कभी भी उसमें कहीं भी गिर जाता है और कभी भी उठ जाता है। तो शेयर में भी तो यही होता है। शेयर मार्केट में होता है, लेकिन उसमें आपको मालूम है कि सर इसमें ये इसी चीज के लिए है, लेकिन आप उसी जगह प्रॉपर्टी देखेंगे, प्रॉपर्टी पे वे नहीं है, तो प्रॉपर्टी उठ सकती है, लेकिन बस हाँ ये उसमें दिक्कत है कि सर हर वक्त आप बेच नहीं सकते। तो आप प्रॉपर्टी के फेवर में गोल्ड की जगह? नहीं नहीं सर, मैं प्रॉपर्टी के फेवर में भी नहीं हूँ। हाँ, मुझे प्रॉपर्टी भी बहुत अच्छी नहीं पसंद आती, बहुत ज्यादा, इतनी होनी चाहिए कि सर रहने भर के लिए। खाली कंजम्पशन के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं। यस सर। ओके, अब देखिए अब मैं यस अब मैं आप लोगों को रियल पिक्चर देता हूँ, ठीक है? आप लोग बताइएगा क्या लेना है आपको। देखिए अगले 10 मिनट में इसको समझने की कोशिश करेंगे। पहली बात, सारे लोग बहुत ध्यान से समझिएगा, जब आप फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करते हैं आज के टाइम पे, तो ऑन एन एवरेज यू विल गेट नियर अबाउट 5.5 to 6% रिटर्न, 5 to 6% रिटर्न। और इन्वेस्टमेंट जनरली वही करता है जो 20 या 30% कमाने वाला होता है। 10% कमाने वाला या जो आईटीआर फाइल ही नहीं कर रहा, वो क्या इन्वेस्टमेंट करेगा? वो ब्रेड एंड बटर के लिए स्ट्रगल कर रहा होगा, तो इन्वेस्टमेंट क्या करेगा? खैर, तो जनरली मेन बड़े इन्वेस्टर होते हैं जो 30% टैक्स ब्रैकेट में आते हैं, 10 लाख उसके ऊपर वाले, तो ज्यादातर वही लोग होते हैं। तो मान लीजिए अगर कोई इन्वेस्टर हो 30% दे रहा है, तो वो अगर उसको 5 या 6% मिल रहा है, उस पर 30% कट गया, ठीक है, उसका 2-3% कट गया, तो उसको हाथ में क्या मिला? प्लस ये जो एफडी का जो रिटर्न होता है वो उस पर टीडीएस भी कटता है, तो टीडीएस कटेगा या तो इनकम टैक्स में देगा, वो दो में से एक काम करेगा। अगली बात ये कि इंडिया में इन्फ्लेशन रेट चल रहा होगा इस समय वही 6 के आसपास, रियल इन्फ्लेशन रेट वो भी 6% के आसपास चल रहा होगा। आफ्टर टैक्स आपके हाथ में आएगा 3 या 4% एफडी का रिटर्न। तो आप इन्फ्लेशन को बीट ही नहीं कर पा रहे, या फिर जस्ट बीट कर रहे हैं, कोई रिटर्न नहीं बन रहा, यानी बस आपका पैसा बस एज इट इज पड़ा है, न बढ़ रहा है, और जनरली तो घटने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। फिर उसके बाद जैसे जैसे इकोनॉमी डेवलप करेगी, तो अभी आपको 1 साल 5 साल तक एफडी में वो 5-6 दे रहे हैं। अगर आप और आगे जाएंगे, जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा, तो इंटरेस्ट रेट और घटेगा, इंटरेस्ट रेट और घटेगा। तो ये मैंने आज से लगभग 5-10 साल पहले प्रेडिक्ट किया था, उस समय एफडी के रेट 9-10% चलते थे, तो मैंने सीधे 10-10 साल के लिए बुक कर दिया था, क्योंकि मैंने अपने घर वालों से और बाकी लोगों से बोला था कि ये 9.5-9%, 9.25-10% वाला एफडी का रेट दोबारा नहीं देखने को मिलेगा। वो एफडी मेरी अब इस समय मेच्योर हो रही है, कोई 2022 में होगी, कोई 23 में होगी, कोई 20 में भी हो गई। तो मैंने 2008 से इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया था 10 साल की एफडी में, क्योंकि उस समय आईडीबीआई और ये सब कुछ बैंक थी, वो 9.5-9.25% का इंटरेस्ट दे रही थी एनुलाइज, और फिर यील्ड निकालें अगर, तो वो 10 के ऊपर चली जाएगी। तो मैंने उस समय लॉक कर दिया था कि मुझे पता था ये इंटरेस्ट रेट अब दोबारा नहीं मिलेगा, ठीक है।
अभी का इंटरेस्ट रेट बहुत खराब हो चुका है। फिर इसमें एक पॉइंट हम ये भी कंसीडर करेंगे कि जैसे जैसे हम लोग डेवलप होते जाएंगे इंटरेस्ट रेट और नीचे आएगा। पहले 10% था, 12% भी था एफडी का रेट, घटते घटते 5-6 पे आ गए। अब आने वाले समय में जैसे अमेरिका में 2% का इंटरेस्ट रेट चल रहा है, जापान में 1% का चल रहा होगा, आधा का चल रहा होगा, सकता है जीरो भी हो, और बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज में निगेटिव इंटरेस्ट रेट चल रहा होगा। बता आपको पैसा जमा करने पे पैसा मिलेगा नहीं, उल्टा कट जाएगा, और बैंकिंग सर्विसेज यूज करने पे उसको कहते हैं निगेटिव इंटरेस्ट रेट। ठीक है, अब जब आप 5-7 साल बाद और एफडी कराएंगे तो उसमें कुछ खास बचत होने वाली नहीं है, क्योंकि तब तक इंटरेस्ट रेट और डेफिनेटली नीचे जा चुके होंगे। गोल्ड में, गोल्ड के बारे में बात करते हैं। गोल्ड इज कंसीडर्ड एज बेस्ट हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन। क्या मतलब हुआ? गोल्ड के अंदर ये पोटेंशियल है कि वो आपको एटलीस्ट इन्फ्लेशन के बराबर रिटर्न ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बना के देता रहेगा। और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड लॉन्च किया है, उसमें एडिशनल फीचर ये है कि यू विल गेट 2.5% पर एनम इंटरेस्ट अ मंथ। 2.5% का यस सर। इंटरेस्ट, हाँ ठीक है, 2.5% का ब्याज भी मिल रहा है उस पर। जब कभी कोई पैंडेमिक आता है, कोई नेचुरल डिजास्टर आता है, कोई वॉर लाइक सिचुएशन होती है, कोई वर्ल्ड वॉर होती है, तो उस समय गोल्ड का रेट आसमान छूने लगता है। जैसे अभी कोविड का समय था तो 55,000 56,000 पहुंच गया था गोल्ड कोविड में। तो जब भी कोई, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कोई अनसर्टेनिटी होती है, इकोनॉमिकल डिजास्टर होता है, सब प्राइम क्राइसिस आता है, दुनिया में कोई तबाही आ जाती है, तो सारे लोग किस चीज पे भरोसा करते हैं? गोल्ड पे भरोसा करते हैं। उस समय स्टॉक मार्केट क्रैश करके धरातल में चली जाती है, उस समय करेंसी के प्राइस टूट जाते हैं, क्योंकि लोग करेंसी पे भरोसा ही नहीं करते, सोचते हैं यार देश ही नहीं रहेगा, इसके ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब डाल दिया किसी ने तो ये देश नहीं रहेगा, करेंसी इसकी कौन पूछेगा। जैसे अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा नागासाकी पे एटम बम गिरा दिया, तो जापानीज येन, अब जापानी तबाह हो गया मान लो, तो जापानीज येन कौन क्या पूछेगा, उसकी करेंसी का क्या मतलब रह गया। तो करेंसी, जब भी वॉर, कोई प्रॉब्लम या कुछ भी अनसर्टेनिटी होती है, तो करेंसी, क्योंकि फिएट करेंसी है जो हम लोग यूज करते हैं करेंसी, वो एक फिएट करेंसी है, वो एक आर्टिफिशियल करेंसी है, वो एक लीगल टेंडर है, जिसको देश का प्राइम मिनिस्टर किसी दिन भी आके बोलेगा मित्रों कल से खत्म, तो आप लोग ठन गोपाल हो जाओगे, सारे नोट खत्म हो गए, खराब हो गए। फिर पता चला लाइन पे लगे हैं, कुछ कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि अब कागज के नोट ही नहीं चलेंगे, जाओ सारा सारा कुछ प्लास्टिक मनी में चलेगा, तो ये करेंसी हो जाएगी जीरो। तो इस कागज के नोट की कोई वैल्यू नहीं। जो गोल्ड है, सिल्वर है, प्लैटिनम है, गोल्ड इज कंसीडर्ड एज गॉड करेंसी, मतलब वो भगवान ने बनाया है। उसमें आरबीआई गवर्नर के दस्तखत की जरूरत नहीं होती है कि मैं धारक को 2,000 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। जब आप 2,000 का नोट देखेंगे तो उसमें लिखा रहता है मैं धारक को 2,000 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। अगर वो ना लिखा हो या बाई चांस उसके ऊपर स्याही गिर जाए आरबीआई गवर्नर के सिग्नेचर के ऊपर, या वो फट जाए हिस्सा जहाँ पे सिग्नेचर है, अब आपको कोई उसके 2,000 रुपए पे करेगा? मतलब आप जाएंगे कहेंगे 2,000 का सामान दे दो तो कोई देगा? सिग्नेचर मिट चुके होंगे उसमें, देगा? वो क्या मान लिया, कहेगा तो कागज का टुकड़ा है, इसका क्या करेंगे हम, फेंक दो उसको। तो जब तक उस पे आरबीआई गवर्नर के सिग्नेचर है तभी तक उसकी वैल्यू 2,000 रुपए है। अगर वो सिग्नेचर खत्म हो गया तो वो कागज हो गया, उसकी कोई वैल्यू, अपनी खुद की कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन जो गोल्ड है उसकी खुद की इंट्रिंसिक वैल्यू है, उसकी खुद की वैल्यू है, सेल्फ वैल्यू है उसकी, क्योंकि गोल्ड इंडिया में लिमिटेड अमाउंट, इंडिया में कह रहे हैं इस प्लैनेट में एक लिमिटेड अमाउंट में है, लेकिन करेंसी तो हम अनलिमिटेड प्रिंट कर रहे हैं। अभी पिछले 6-7 महीनों में या 1-2 साल के अंतराल में अमेरिका ने भारत की जीडीपी के बराबर की करेंसी प्रिंट कर दी है। मोर देन $3 ट्रिलियन की करेंसी उसने प्रिंट कर दी। मतलब पिछले 100 साल में भी अमेरिका ने इतनी करेंसी प्रिंट नहीं करी जितनी उन्होंने पिछले कुछ महीनों में प्रिंट कर दी। तो आप ये बताइए, आर्टिफिशियल करेंसी जनरेट कर रहे हैं ये, तो उनको पता है कि डॉलर पूरी दुनिया को डोमिनेट कर रहा है, तो उन्होंने डॉलर छाप दिया। तो उनके कंट्री में तो कोई कोविड का इम्पैक्ट आया नहीं, क्योंकि उन्होंने क्या किया, सबको लाखों करोड़ों रुपए दे दिए, खाते में क्रेडिट कर दिए। अब गरीब देश हमारा इंडिया जैसा क्या करेगा,
हम लोग तो अगर करेंसी ज्यादा प्रिंट कर देंगे तो वेनेजुएला जैसी स्थिति आ जाएगी, जिम्बाब्वे जैसी स्थिति आ जाएगी, क्योंकि हाइपर इन्फ्लेशन आ जाएगा और रुपए की वैल्यू ही खत्म होने लगेगी। तो हम बहुत ज्यादा करेंसी प्रिंट नहीं कर सकते हैं। तो लोग, लेकिन देश की सरकारें करेंसी प्रिंट कर देती हैं आर्टिफिशियल तरीके से। होता क्या है, हम पूरी जिंदगी काम करते हैं, रुपया को ला ला के तिजोरी में रखते हैं, और हर साल दर साल रुपए की वैल्यू घटती चली जाती है, क्योंकि वो एक फिएट करेंसी है, वो आर्टिफिशियल करेंसी है, वो प्रधानमंत्री, आरबीआई गवर्नर उसको मैनिपुलेट कर रहे हैं, उसको, ये फाइनेंशियल स्कैम हो रहा है। कायदे से आपकी जो करेंसी है उसकी वैल्यू घटनी नहीं चाहिए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि आपने काम किया, मेहनत किया, आपने ला के उसको तिजोरी में रख दिया, पता चला वो अपने आप ही 10-20 साल बाद 90% खत्म हो गई। मतलब आज से 10-20 साल पहले किसी ने अगर अपनी तिजोरी में 10 रुपए रखा होगा, उस समय 10 रुपए बहुत वैल्यूबल होगा। आज के समय में 10 रुपए में आप एक समोसा ही ले पाओगे, उस समय पूरे घर का राशन आ जाता महीने भर का 10 रुपए में। यानी कि उस करेंसी की वैल्यू खत्म हो गई ना। उस समय तो उसने बहुत मेहनत करी होगी, उसने उसको कमाया होगा, अपनी तिजोरी में रखा होगा, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो खत्म हो गया। अभी मतलब कुछ समय बाद स्थिति ये हो जाएगी 10 रुपए की शायद भिखारी भी नहीं लेगा, जैसे इस समय 10 पैसे का हाल हो गया है। आप किसी को 10 पैसे 25 पैसे 50 पैसे दो तो भिखारी उल्टा आपके ऊपर फेंक देगा, ठीक है, वो लेगा ही नहीं, कहेगा जी तुम ही रख लो, मेरे से और 50 पैसे ले लो भीख में। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू खत्म हो चुकी है। तो करेंसी की वैल्यू ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम खत्म हो जाती है, बट गोल्ड में ऐसा नहीं होता है। फिर हमारी गवर्नमेंट गोल्ड को क्यों प्रमोट नहीं करती है, या हमसे क्यों मैं आप लोगों को क्यों कहता हूँ कि गोल्ड जो है इकोनॉमी के लिए जहर है? क्योंकि जब हम गोल्ड इंपोर्ट करते हैं बाहर से, क्योंकि हमारे यहाँ तो खत्म हो गया है, कुलार की खाने और सब खाली पड़ी है ना, हमारे पास क्रूड ऑयल है ना, हमारे पास गोल्ड है, हमारे पास खाली डेमोग्राफिक डिविडेंड है, हमारे पास यंग ब्लड है, हमारे पास मजबूत वर्क फोर्स है। तो हम लोग काम करते हैं, काम करके जो पैसा कमाते हैं उससे क्या करते हैं, पेट्रोल खरीदते हैं, सोना खरीद लेते हैं, और साल दर साल ऐसा खरीद करते जा रहे हैं। इसलिए जब हमारा देश आजाद हुआ था उस समय लगभग उसकी वैल्यू इक्विवेलेंट टू $1 थी, 1 रुपीज इक्वल टू $1। अभी 75 रुपीज इक्वल टू $1, यानी कि 70-75 सालों में हमने अपनी करेंसी को भी 70-75 गुना 17 to 75 टाइम्स डिप्रिशिएट कर दिया है, ठीक है। तो यानी कि ये करेंसी कोई मैटर नहीं करती है, करेंसी मतलब फिएट करेंसी है, बेकार करेंसी है। आपके पास एक गॉड करेंसी होनी चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि जो करेंसी है सिर्फ डे टू डे का काम चलाओ और इसको इन्वेस्ट कर दो, इसको रखो मत तिजोरी में, इसको सेविंग अकाउंट में मत रखो, इसको एफडी में मत रखो। एफडी भी नहीं करानी है, एफडी बेकार है, क्योंकि वो आपको इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न नहीं दे पा रही है, वो आपके रिटर्न पैसे को बढ़ा ही नहीं रही है। जो लोग एफडी कर रहे हैं, जो लोग सेविंग अकाउंट पैसा डाल रहे हैं, जो लोग एलआईसी कर रहे हैं, वो अपने पैसे को कुएं में फेंक रहे हैं, उनको उस पर कोई रिटर्न नहीं मिलेगा। हाँ, एफडी कराने में ये जरूर होगा कि कम से कम आपकी वैल्यू घटेगी नहीं, जितना घटेगी उतना वो लगभग रिटर्न दे देगा, लेकिन बढ़ेगी भी नहीं, इसकी भी गारंटी है, ठीक है। तो 10 साल बाद आपकी जब एफडी मैच्योर होकर मिलेगी तो जितना बढ़ के मिलेगा उतनी महंगाई बढ़ चुकी होगी। लेकिन गोल्ड में क्या है कि वो आपको खुद में इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न दे देगा। अपना जो 2.5% एक्स्ट्रा मिल रहा है वही मेन आइसिंग ऑफ द केक है, मतलब वो बढ़िया चीज है। वो जो 2.5% एक्स्ट्रा मिल रहा है ना, वही तो मजेदार है, क्योंकि गोल्ड तो इन्फ्लेशन के बराबर रिटर्न दे रहा है, लेकिन जो 2.5% एक्स्ट्रा मिल गया वो हमारा एक्स्ट्रा रिटर्न बनेगा। तो यानी कि एफडी से तो गोल्ड, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड बेटर है। लेकिन इसमें एक टेक्निकल टर्म फंसा हुआ है, आपको किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड नहीं खरीद लेना है। जैसे ये टाइम सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीदने के लिए ओके है, बेस्ट नहीं है। बेस्ट होगा जब आपको गोल्ड मिलेगा 40,000 के अराउंड, और 50 या 55 हजार पे आपको सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड नहीं खरीदना है। फिर आपको गोल्ड से ज्यादा रिटर्न एफडी देगा, क्योंकि वो रेट बहुत एक्सपेंसिव होगा, महंगा रेट होगा, ओवरबॉट हो जाएगा, ठीक है, ओवरबॉट जोन में गोल्ड चला जाएगा उस समय। तो हमें सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीदते समय एक चीज ध्यान रखनी है कि प्राइस जो है उसका वो फेयर होना चाहिए, ठीक है। 55,000 पे सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीदेंगे तो एफडी ज्यादा अच्छा रिटर्न देगा, और 45,000 पे खरीदेंगे तो आपका सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड ज्यादा अच्छा रिटर्न देगा, और 40 पे खरीदेंगे तब तो बल्ले ही बल्ले है,
40 या 40 के नीचे। सर ये अगर बॉन्ड है मतलब पेपर मिल रहा है हमको, तो ये भी तो फिएट करेंसी हो गया। जैसे आपने जापान का एग्जांपल दिया है, न्यूक्लियर बम नो उड़ा देंगे नो तो नो पूरा नो देश ही चला गया। नो नो नो। सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड जो है वो गवर्नमेंट इस बात की गारंटी दे रही है कि जितना आपको उन्होंने गोल्ड करेंसी पेपर इशू किया है वो बैक्ड बाय गोल्ड है। गवर्नमेंट आपको उसके बदले फिजिकल गोल्ड देगी, मतलब वैसे फिजिकल गोल्ड नहीं देगी, उतनी वैल्यू देगी लेकिन फिजिकल गोल्ड के बराबर की जो मार्केट में चल रही होगी। फिएट करेंसी में तो कुछ भी नहीं है ना, अंडरलाइंग एसेट ही नहीं है। अभी हम लोग डेरिवेटिव में क्या पढ़ रहे हैं, हर एक डेरिवेटिव का एक अंडरलाइंग एसेट होता है। इंडियन करेंसी का क्या अंडरलाइंग एसेट है बताइए? रुपया जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उसका अंडरलाइंग एसेट क्या है? कुछ भी नहीं है सर, क्या है कुछ भी उसके बदले? नहीं। वो खत्म हो, उसकी वैल्यू कहाँ से डिराइव हो रही है? इंडियन करेंसी की वैल्यू कहाँ से डिराइव हो रही है? कोई इसके बदले में सर मार्केट फोर्स कुछ रखा हुआ है क्या? उसकी वैल्यू सर गोल्ड से होती है। नहीं, गोल्ड से नहीं होती बेटा, वो होती थी। वो बदमाश अमेरिका ने उसमें भी गड़बड़ कर दिया है। अमेरिका ने सब गड़बड़ किया था, उसने सबसे पहले गोल्ड से हटा दिया। अब पूरे दुनिया को डॉलर से डोमिनेट करने के लिए पहले यही था कि भाई सब लोग जो है गोल्ड रखेंगे, गोल्ड के हिसाब से करेंसी छापेंगे। वो तो ठीक था सिस्टम, वो बहुत बढ़िया सिस्टम था। उस केस में करेंसी की वैल्यू कभी नहीं घटती, क्योंकि आपके पास जितना गोल्ड है उतना ही आपको रुपया छापना है। बट अभी ऐसा नहीं होता है, अभी गवर्नमेंट अपनी मर्जी से छाप लेती है। और करेंसी के एक्सचेंज रेट आपकी इकोनॉमी की परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करती है, आपके इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे डिपेंड करती है। अब हमारी क्यों करेंसी की वैल्यू डिप्रिशिएट करती है और अ पीरियड टाइम? क्योंकि हम लोग इंपोर्ट सारा करते हैं, एक्सपोर्ट कुछ नहीं करते हैं। सोना भी खरीद रहे हैं, मोबाइल भी खरीद रहे हैं, तेल भी खरीद रहे हैं, साबुन तेल मंजन भी खरीद रहे हैं, वो भी हम नहीं बना पा रहे अपने देश में। सुबह कोलगेट कर रहे हैं विदेशी कंपनी का, ठीक है, तो उसके बाद कपड़े भी उन्हीं का विदेशी कंपनी का पहन रहे हैं, मोबाइल विदेशी कंपनी का चला रहे हैं, कार विदेशी कंपनी की चला रहे हैं, हर चीज विदेशी कंपनी का खरीद रहे हैं। तो हमारी करेंसी तो बर्बाद हो ही गई है, इसीलिए तो 75 गुना डिप्रिशिएट कर गई है 75 साल में। सर इसमें एक वो भी लिखा हुआ था कि एनएससी बीएससी में ट्रेडेबल है। इसका क्या मतलब हुआ? जैसे शेयर ट्रेडेड मतलब होते जब हैं, ये भी कर सकते हाँ हैं? बिल्कुल, उसको भी आप खरीद बेच सकते हैं। मतलब अगर आपको कभी उसको लॉक इन 5 साल का लॉक इन होगा, 7 साल का ये सर 5 साल का हाँ, लॉक इन, तो लॉक इन के पहले अगर 5 का लॉक इन, 8 की मैच्योरिटी। हाँ, तो अगर लॉक इन के पहले बेचना है तो स्टॉक मार्केट में बेच सकते हैं। सर मेरा एक लास्ट डाउट और है, हम्म, जैसे कि ये जो इशू करने के लिए 3-4 दिन मिलते हैं, तो इसी हिसाब से हमारे पास मैच्योरिटी भी 3-4 दिन की आएगी। हाँ हाँ और इसके प्राइसेस, गोल्ड के प्राइसेस गवर्नमेंट फ्लक्चुएट मैनिपुलेट कर सकता है, तो मतलब अपने हिसाब से उन 3-4 दिन में कम कर दे जानबूझ के, ऐसा कुछ हो सकता है क्या? ये पॉसिबिलिटी है? किसने कह दिया आपको कि गोल्ड के प्राइस गवर्नमेंट मैनिपुलेट कर सकता है? हु टोल्ड यू? करेंसी को तो कर सकता है मैनिपुलेट, गोल्ड को कहाँ कर सकता है? ये तो मैं आपको सीधे से बता रहा हूँ। गोल्ड तो गॉड सर शॉर्ट करेंसी पीरियड है, की लेकिन गोल्ड तो गॉड करेंसी है, उसको कहाँ से मैनिपुलेट कर देगा? वो इंटरनेशनल एक्सचेंज के हिसाब से चलता है, गोल्ड इंडिया की डिमांड सप्लाई पे थोड़ी ना चलता है। वो तो इंटरनेशनल एक्सचेंज पे चलता है, दुबई एक्सचेंज और ये सब जो एक्सचेंज है उनके एक्सचेंज पे रेट आता है। लोग कहते हैं धनतेरस आने वाली है तो सोने का भाव बढ़ जाएगा, अजीब बेवकूफ लोग हैं। मतलब इंडिया ये थोड़ी ना होता है कि धनतेरस में लोग थोड़ा बहुत सोना खरीदेंगे तो गोल्ड बढ़ जाएगा। वहां पूरा इंटरनेशनल डिमांड सप्लाई पे चलता है। मतलब ये कोई एक कंट्री इसमें कुछ नहीं कर सकती है। यही तो अच्छी ओके बात है सर, ना, थैंक यू। यही तो अच्छी बात है इसकी। और एक चीज और, जब आप बेच रहे होगे ना तो मार्केट भाव देख के बेचोगे ना, तो जिस दिन बेच दिया वो प्राइस लॉक हो गया ना आपका। अब 3 दिन बाद क्या होता है उससे क्या लेना देना आपको? उसके बाद वो कूड़ा हो जाए, खत्म हो जाए, आपको पैसा उतना ही मिलेगा जिस भाव पे आपने बेचा है। आज आपने शेयर किसी को किसी भाव पे बेच दिया, उसके बाद अगले दिन वो गिर गया, उससे आपको क्या लेना देना है? आपने तो बेच दिया ना। अब आपको गवर्नमेंट उसी भाव पे देगी आपको सेटलमेंट जिस पे आपने बेचा है। उसके अगले दिन क्या होता है डजेंट मैटर। सर इसमें कुछ लेकिन एक टर्म्स है कि अगर मैच्योरिटी के बाद हम लेते हैं तो कैपिटल गेन्स टैक्स एग्जेम्प्टेड रहेगा, अगर उसके पहले बेचते हैं तो कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा। हाँ जी, हाँ जी। तो मेच्योरिटी पे ही करना, मतलब ये देखो, हम लोग को छोटे लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता कैपिटल गेन से, ठीक है। ये बड़े बड़े लोग हैं, उन लोग को देखना पड़ता है कि कितना गेन हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है। तो गेन मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास को क्या गेन है, तो सब कुछ मैटर नहीं करता है। बहुत बड़े लोग होते हैं जिनके हैवी पोर्टफोलियो होते हैं, सब ये सब देखते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड जो आज बात करिए वो पूछ लीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप कोई क्वेश्चन लेके चले गए दिमाग में तो बहुत नुकसान हो जाएगा। तो अभी बस मुझे ये सर बताइए। और एक क्वेश्चन था जो सर रह गया। हाँ, हाँ,
सर आपने जो बताया था ना पी को लेके टाटा मोटर्स का कि आपका पर शेयर का इतना लॉस होगा, तो अगर उसका शेयर प्राइस बढ़ जाएगा तो उसका पर शेयर लॉस ज्यादा हो जाएगा क्या? शेयर प्राइस बढ़ने घटने से पर शेयर लॉस नहीं घटेगा बढ़ेगा, नंबर ऑफ शेयर घटने घटने बढ़ने से आपका फर्क पड़ेगा। जैसे नंबर ऑफ शेयर, मान लीजिए एक छोटा एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक कंपनी है XYZ लिमिटेड, उसका उसका जो अर्निंग पर शेयर है वो 1 रुपया है और उसके पास 100 शेयर है। ठीक है, XYZ लिमिटेड के 100 शेयर है, मार्केट में फ्लोट कर रहे हैं और अर्निंग पर शेयर 1 रुपया है। मतलब उसने 100 रुपए टोटल कमाया, तो 100 डिवाइडेड बाई 100, क्योंकि 100 ही शेयर है तो एक शेयर पे कितना प्रॉफिट आया, अर्निंग पर शेयर कितना आया, 1 रुपया आया। ठीक है, और मार्केट प्राइस चल रहा है उसका मान लीजिए 200 रुपीज। ठीक है, मार्केट प्राइस आपका चल रहा है 200 रुपीज। तो अगर 200 रुपीज चल रहा है और अर्निंग पर शेयर 1 रुपीज है, वैसे बहुत ज्यादा प्राइस बता दिया, मान लीजिए उसका मार्केट प्राइस चल रहा है 10 रुपीज। ठीक है, 10 रुपीज चल रहा है और हमने अर्निंग पर शेयर निकाला 1 रुपया, तो अब मेरा 10 के पी पे शेयर चल रहा है। यहाँ तक क्लियर? अब Yes, yes. अब अगर कुछ समय बाद कंपनी अच्छा परफॉर्म करे और कंपनी के शेयर में डिमांड आ जाए और वो शेयर का प्राइस होके 2 रुपए हो जाए, ठीक है, शेयर का प्राइस बढ़ के 2 रुपए हो जाए, ठीक है, तो कंपनी का लॉस प्रॉफिट थोड़ी ना होगा कुछ इससे, क्योंकि अर्निंग पर शेयर निकल रहा है कि टोटल अर्निंग कितनी आई पिछले क्वार्टर में, 100 रुपए की आई, 100 शेयर थे तो 1 का अर्निंग पर आए। अब अगर नेक्स्ट क्वार्टर में अर्निंग हमारी 200 रुपए आ जाएगी, तो हमारी अर्निंग हो जाएगी डिवाइडेड बाय 100, यानी 2 रुपए हो जाएगी पर शेयर अर्निंग। तो जब 2 रुपए अर्निंग पर शेयर हो जाएगी और मार्केट प्राइस चल रहा होगा मान लीजिए 10 ही रुपए, तो अब 5 के पीई पे मिलने लगेगा शेयर, 10 डिवाइडेड बाई 2, यानी 5 के पी पे मिलने लगेगा, यानी कि पी सस्ता हो गया, पी कम हो गया। तो यानी कि पी कम होने का मतलब आपका शेयर सस्ता हो रहा है, अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रहा है, हमें खरीद लेना चाहिए। और पी अगर मान लीजिए बढ़ के 10 का 20 हो गया, यानी कि अगले क्वार्टर का रिजल्ट आया और आपका जो अर्निंग है वो घट के 100 रुपए से 50 रुपए हो गई, तो 50 रुपए की अर्निंग हुई, तो अर्निंग पर शेयर कितना निकल के आया, 100 डिवाइडेड बाय 50 यानी 50 पैसा। तो अब आपका पी पहुंच जाएगा 20 रुपए पे, तो महंगा हो गया पी क्योंकि अर्निंग कम होगी। तो जब अर्निंग बढ़ती है तो पी कम हो जाता है, यानी कि शेयर सस्ता हो जाता है, तो हमें खरीदना चाहिए। और पी ज्यादा है तो मतलब शेयर महंगा है। अगर अर्निंग बढ़ेगी आगे चल के तो फिर हमें अपने आप पी कम मिल जाएगा। लेकिन एक्चुअली पी जो है वो बड़ा मतलब साइंटिफिक टर्म नहीं है ये मैंने आपको पहले बताया था कि इन्वेस्टमेंट एक आर्ट है, इसमें बहुत सारी चीजें फैक्टर काम करती हैं। आप ब्लाइंडली खाली पीए को देख कर डिसीजन नहीं ले पाओगे, इसमें बहुत सारे और चीजें भी देखनी पड़ती है। कंपनी कौन सी है, HDFC बैंक है, अब मान लीजिए कि आप जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पंजाब नेशनल बैंक का पी तो बहुत कम है, HDFC का बहुत ज्यादा, तो क्या पंजाब नेशनल बैंक खरीद लेंगे? नहीं, वो शेयर सस्ता है लेकिन क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस ही बर्बाद हो गई है, उसका पी सस्ता है लेकिन हमें उसको खरीदना नहीं है, हमें महंगाई पी खरीदना है। तो ये एक आर्ट है, मतलब सेम कैटेगरी अगर सारे फंडामेंटल कांस्टेंट कर दिए जाए और उसके बाद किसी दो कंपनियों में से एक कंपनी का पी ज्यादा है और एक का कम है, तो हमें कम वाला ले लेना है, कंसीडरिंग दैट ऑल अदर फंडामेंटल फैक्टर्स रिमेन्स कांस्टेंट। बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है, सिर्फ एक का पी ज्यादा है एक का कम है, तो कम वाला ले लोगे तो आपको प्रॉफिट होगा।